हे हाय, कैप्टन सी है यशस्वी भंडारी दिस साइड। और कल बहुत सारे बारिश की वजह से अपना रिवीजन लेक्चर नहीं हुआ था, बट नथिंग टू वरी, आज नया लेक्चर, नया चैप्टर, नया डे लेकर मैं आई हूँ। और वो चैप्टर है अपना रिवीजन का, रिवीजन लेक्चर ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है। आई होप सो आप सभी ने रिवाइज कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए हैं। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, मेरे कम्युनिटी चैनल पे आप पूछ सकते हो। ओके, चलो, क्या हम आज से नया वाला स्टार्ट करें? ओके, रिवीजन लेक्चर ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, लेट्स गो। 3 2 1। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है? हमने सप्लाई केस में हमने क्या क्या देखा था? एक व्हाट इज द सप्लाई, उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई देखा था, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, और उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसे करके पूरा का पूरा आपका सप्लाई खत्म हो जाएगा। ओके हाँ, बहुत सारा एक और एक चैप्टर है जहां पे आप एग्जिबिशंस वगैरह वो सारी चीजें देखोगे, बट हाँ, ये जो 3 4 चैप्टर है जिसमें पूरा का पूरा सप्लाई सेल वाला पार्ट जो बोलते हो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, वो वाला कवर हो जाता है। ओके, सो मैम, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज? अगर मैं बात करूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब इज इंडिकेट वेदर द सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। हाँ मैम, ये तो हमने पहले ही सीखा था। यस बच्चों, ये पहले ही सीखा था, बट बहुत सारा ट्विस्ट है। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज योर लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर इज सेम स्टेट हो तो आपने क्या सीखा था? इट इज ए इंट्रास्टेट। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट है तो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, जब इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और डिफरेंट स्टेट होता है तो आईजीएसटी लगता है। मैम, ये बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बिकॉज क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया था, वो बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे तो हमें वो रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, ये रिवीजन लेक्चर है, दीज आर नॉट रेगुलर लेक्चर्स, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी नहीं, यहाँ पे क्लैरिटी तो जरूर आ जाएगी, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट फॉर इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन यू नीड टू टेक माई 45 डेज वाला बैच। ओके, चलो, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, अभी डिफरेंट स्टेट है और प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो यही एक चैप्टर है, और एक आगे आने वाला एक चैप्टर होगा जिसपे आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस लगेंगे। कौन से सेक्शंस लगेंगे? आईजीएसटी एक्ट्स के सेक्शन लगेंगे। ओके, तो ये वाला जो सिर्फ चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां पे क्या लिखना है? सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। हाँ, मुझे आकर बोलना नहीं कि 10 तो सीजीएसटी का कोई तो और है मैम, एसजीएसटी का कुछ तो और ही है मैम, 12 का कोई तो और ही है मैम। हमने तो 12 कहाँ पे पढ़ा था? टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, आपने गलत सिखाया नहीं। दी ये वाला सेक्शन कहाँ पे है? आईजीएसटी एक्ट पे है। ओके, चलो, ओके, बट फिर मैम ये तो बहुत इजी है, फिर इशू कहाँ पे आया था? इशू यहाँ पे आया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयर ट्रैवल। ओके, ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हुई थी सपोज मुंबई से ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हो गई थी, और वो प्लेन पुणे में भी स्टे किया था। पुणे में जब रुका, उसका नॉर्मल स्टे था, तब उस टाइम पे आपने इनबोर्ड किया। उसके बाद में वो प्लेन गया गोवा में, गोवा में जाने के बाद में आपने वाइन ऑर्डर किया, और वो प्लेन जाकर रुका, पीना स्टार्ट किया आपने गोवा से, और आपका पीना खत्म हो गया आप दिल्ली में पहुंचते पहुंचते। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? है ना मजे की बात? है ना मजे की बात? दैट्स वाई ये वाला चैप्टर आपको बहुत सारे आड़े मेढ़े ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड वाला चैप्टर, ये सारा चैप्टर आपको बता देगा कि कैसे, कौन से इस पे क्या लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, चलो, अभी देखो, गुड्स के केस में मैं पहले ही ये बेस बना देती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज एक्सपोर्ट और अनदर इज इंपोर्ट। ओके, नॉर्मल गुड्स होते हैं वो तो जीएसटी में कवर है, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वाला गुड्स जो है उस पे कस्टम ड्यूटी लगता है। ओके मैम, आया ध्यान में। उसके बाद में सर्विसेज,
सर्विसेज में एक होता है एक्सपोर्ट सर्विस। जब भी हम एक्सपोर्ट सर्विसेज करते हैं, जैसे मैं मेरे क्लाइंट दुबई वाले क्लाइंट्स को, दुबई में भी अपना सीए की पढ़ाई होती है, सीएमए की पढ़ाई होती है, तो मैं दुबई में भी क्लाइंट्स को क्या करती हूँ, अभी अभी वहां पे इनकम टैक्स एक्ट चालू हो गया है तो मैं वहां पे सर्विस देती हूँ। इट इज एक्सपोर्ट सर्विस, ओके। और ऐसे वाले सर्विसेज को गवर्नमेंट प्रमोट करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, ओके। इंपोर्ट पे अगर मैंने कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया तो इट विल बी ऑन अंडर आईजीएसटी, ओके मैम। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे, एसईजेड। एसईजेड इज व्हाट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कौन सा जोन होता है, क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने, नोएडा सिटी का एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको क्लास में। देखो नोएडा सिटी में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। जब यूपी में नोएडा सिटी एस्टेब्लिश हुआ उस टाइम पे पहले तो नोएडा में पूरा का पूरा जंगल था, बट अभी पूरा दिल्ली गुड़गांव ये वाला एरिया को थोड़ा सा शिफ्ट कराना था, तो बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने स्कीम डाला कि 12 इयर्स तक, ओके ध्यान से सुनो, 12 इयर्स तक अगर नोएडा में आप ये वाले जंगल एरिया में अगर कोई भी कंपनी अगर फैक्ट्री डालती है या फिर अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो वो फैक्ट्री या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को टैक्स माफ होगा 12 इयर्स तक। और वो 12 इयर्स का माफ मतलब माफ नहीं, वो 12 इयर्स के बाद में दिया जा सकता है। ऐसे में क्या हुआ, सारे कंपनी बड़े बड़े कंपनियों ने सोचा कि यहाँ पर अभी फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करते, और धीरे धीरे से फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की वजह से फिर फैक्ट्री के लेबर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर वहाँ पे खुले रेसिडेंसी, फिर वहाँ पे खुला ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी आई, और ऐसे करके वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे टैक्स रेट क्या होते हैं, बहुत कंसेशन टैक्स रेट होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमारा जीएसटी फॉरेन टेरिटरी मानता है, और आपको पता है फॉरेन टेरिटरी अगर है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा मैम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इसमें ये हो जाएगा। यस बच्चों, ओके। अभी देखो एसईजेड फॉरेन टेरिटरी है, नॉन एसईजेड इंडियन टेरिटरी है। अगर एसईजेड से हमने कुछ तो इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, सपोज सर्विस इंपोर्ट की, सर्विस अगर इंपोर्ट करते हैं तो क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है मैम, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर नॉन एसईजेड इंडियन टेरिटरी है, उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, एसईजेड फॉरेन टेरिटरी में क्या एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, तो मुझे बताओ क्या लगेगा, यहाँ पे जीरो रेट लगेगा, ओके। ये बेसिक क्लियर है आपका, ओके। अभी नेक्स्ट बेसिक पे जाएंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ओके। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स क्या है, physical point where the goods are situated under the control of person wherever incorporated or registered or ready to supply। अभी लोकेशन ऑफ सप्लायर कैसे ढूंढेंगे ऑफ गुड्स, अभी देखो गुड्स के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो सकता है, एक अगर वो रजिस्टर है तो रजिस्टर प्लेस, ओके। वो अगर अनरजिस्टर है, लेकिन अनरजिस्टर है लेकिन वो कहाँ पे, तो उसका तो दुकान होगा या फिर कुछ तो प्रीमाइसेस होगा, दैट प्रीमाइसेस विल बी कंसिडर एज ए लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ओके। अगर रेडी टू बी सप्लाइड मतलब क्या, जहाँ पे जैसे फैक्ट्री में से, ये फैक्ट्री अगर है, फैक्ट्री में से अपन शिफ्ट करते हैं अपने वेयर हाउस में, या फिर वेयर हाउस से वो जाता है आपके शॉप में जहाँ पे रेडी टू ये होता है, वो जो फैक्ट्री होती है दैट इज रेडी टू सप्लाई, दैट इज रेडी टू सप्लाइड। वहां पे फाइनल आउटपुट अगर आया तो दैट इज रेडी टू सप्लाइड वाला केस, ओके मैम। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस क्या है, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस कहलाएगा, ओके मैम। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ फिक्स एस्टैब्लिशमेंट इफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन टेकन। वही बात हो गई कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जो होगा वो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सपोज मेरा पुणे ऑफिस है जो कि तिलक रोड पे, वो रजिस्टर है जीएसटी के अंडर, बट मैं पुणे के घर से भी होम ऑफिस से मतलब घर से वर्क फ्रॉम होम करती है विच इज नॉन रजिस्टर्ड, ओके। तो ऐसे टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, मैं कोई भी क्लाइंट को अगर सर्विस देती हूँ मेरे घर से या फिर किधर पुणे रोड से, पुणे के ऑफिस से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब क्या, मतलब मुझे बताओ
अगर मैं सर्विस देती हूँ तो मेरी मोस्ट ऑफ द सर्विस कहाँ से होती, क्या मैं घर से ही देती रहती हूँ? नहीं मैम, आप तो ऑफिस पे जाते हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 70-90% टाइम आपका ऑफिस में होता है और बचा कुचा थोड़ा बहुत टाइम होम पे होता है जहां से भी आप काम करते हो। तो ऑफिस में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने कवर किया है तो ऑफिस प्लेस विल बी माय दैट लोकेशन ऑफ सप्लायर वाला प्लेस। ओके, समझा? ओके मैम, आया ध्यान में। अभी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई समझने से पहले B2B ट्रांजैक्शन और B2C ट्रांजैक्शन समझना है। व्हाट इज अ B2B ट्रांजैक्शन? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस इन GST, मुझे इकोनॉमिक्स वाला नहीं चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस इन GST क्या होता है? अगर मैं रजिस्टर हूँ और सामने वाला पर्सन, जैसे मेरा क्लाइंट अगर कोई बड़ा क्लाइंट है जैसे टाटा मोटर्स वगैरह है, तो वो रजिस्टर अगर है तो हम है B2B। ओके मैम, ओके। क्या मैम आप इंडिविजुअल रिटर्न नहीं भरते? हाँ भरती हूँ। अगर आप जैसे कोई बच्चा आया मेरे पास रिटर्न भरने के लिए तो यू यू आर द कंज्यूमर, बिकॉज आपके पास क्या है, आप यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन और मैं रजिस्टर हूँ, तो B2C वाला ट्रांजैक्शन हुआ। समझा आपको? ओके। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, B2B transaction, business to business transaction. In such a type of transaction, the recipient is also registered supplier and hence eligible to ITC. ITC वाले चैप्टर में इन डेप्थ में रिविजन करेंगे। B2C, business to consumer transaction. In such a type of transaction, the recipient is a consumer and or unregistered, hence ITC cannot take ITC. Okay. ओके मैम, चलो नेक्स्ट इस पे मूव करें। चलो हमने तो बेस बना दिया है, नेक्स्ट इसमें जाएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया 5 केसेस से। ओके मैम, अभी मुझे बताओ हो यहाँ पे अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों लिखा हुआ है? जस्ट बिकॉज गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे GST लगता नहीं है। अगर मैंने ये पहले समझाया नहीं रहता तो अभी आपको वो वाली लाइन समझी ही नहीं रहती। ओके ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें यहाँ पे पहला केस क्या है? सप्लाई। देखो यही चल रहा है अपना सेक्शन नंबर 10। ये है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स वाला। ओके, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है, दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके मैम, लेट्स टेक एन एग्जांपल। Baban of Nasik, Maharashtra sell 10 items to the Chhagan of Pune, Maharashtra for delivery at a place of Chhagan in place. Then place of supply is a Pune in Maharashtra. Okay मैम, समझा? चलो नेक्स्ट केस पे मूव करें। हाँ, हमारा रिवीजन लेक्चर है जहाँ पे हम एक दूसरा ही एग्जाम्पल लेंगे। ओके, एंड डेप्थ क्लास में पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जाओ। चलो, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज बिल टू शिफ्ट टू सप्लाई। ओके, इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच ए थर्ड पर्सन एंड नॉट अ एक्चुअल रेसिपिएंट। मैम आपने क्या बोला? कुछ भी नहीं समझा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या है वो एग्जाम्पल? देखो मेरे पास एक लोकेशन ऑफ सप्लायर जो कि यूपी में है। ओके, मैंने यूपी वाले ही एक पर्सन ने क्या किया है, कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिया है ये लोकेशन ऑफ सप्लायर को कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिया है और क्या बोला है कि मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप शिपमेंट करो बिहार में। ओके, तो ऐसे में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? बिल किसको जाएगा? ये थर्ड पर्सन को जाएगा, लेकिन शिप कहाँ पे हुआ है? बिहार पे शिप हुआ है, तो इसको इस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं बिल टू शिफ्ट। ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर एज अ डिमांड फ्रॉम थर्ड पर्सन, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन। आया ध्यान में? जिसने डिमांड किया था, जिसने इंस्ट्रक्शन दिया था, वो उसका जो प्लेस होगा, उसका जो रजिस्टर ऑफिस होगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, यस मैम, आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने कौन सा वाला लिया था? सपोज मेरा ऑफिस अगर रेंटेड प्रीमाइसेस में है और रेंटेड प्रीमाइसेस में मैंने जनरेटर लगाया था, बट अभी मेरा रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ है, आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, लेकिन वो जो जनरेटर था वो मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ओनर को बोला अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और उन्होंने भी हाँ बोला,
तो क्या मैं जनरेटर उठाकर उनके हाथ में देती हूँ? नहीं, मैं वो जनरेटर जहाँ पे पूरा सेटअप था वो वहीं पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मूवमेंट है क्या इन्वॉल्व? नहीं। तो मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब वो जो रेंटेड प्रीमाइसेस था, दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ओके मैम, चलो इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज्ड इट्स मशीन। वही मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वही वाला एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी अपन देखते। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज इट्स मशीन टू द ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹35,000. After 12 months, Gravity Limited requested Newton Limited to sell the machine to it for 5 lakh, which is agreed by the Newton Private Limited. In this case, there will be no movement of good and same will be sold as is where is basis. क्या? as is where is basis. जहाँ था वहीं से. Okay. Thus, the location of machine at the time of such a sale will be the place of supply, that is Noida. समझा? ओके मैम, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन असेंबली एंड गुड्स। बेस्ट एग्जांपल क्या था? टीवी। टीवी का एग्जाम्पल था कि जहाँ पे टीवी आपने क्या किया, टीवी का पैकेजिंग वगैरह होकर टीवी क्या वहां से डायरेक्ट आपको हाथ में दिया जाता है क्या? आपको इंस्टॉलेशन वगैरह भी करना पड़ेगा ना। आपको आता है क्या इंस्टॉलेशन करने? नहीं, कोई तो बंदा आएगा आपके घर पे वो टीवी लगाएगा। तो जहां पे इंस्टॉलेशन होगा दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ओके मैम, प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस ऑफ सच ए इंस्टॉलेशन। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है। लेट्स टेक एन ये क्या है? घूम प्राइवेट लिमिटेड परचेस अ मशीन फ्रॉम धूम प्राइवेट लिमिटेड फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री एट नोएडा, उत्तर प्रदेश। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट एट विच द मशीन इज इंस्टॉल्ड, दैट इज अ नोएडा। ओके, आया ध्यान में आपको? चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। वही एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो एग्जाम्पल फिर से आ गया। तो यहाँ पे क्या है? प्लेस, अभी मैं अब पहले आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ और उसके बाद में हम एक एक करके जाएंगे। देखो, फ्लाइट स्टार्ट विथ ए स्टेट, ओके, विथ ऑल फूड आइटम, ओके मैम, ओके। स्टेट बी में यू ऑन बोर्ड, स्टेट सी में क्या हुआ? परचेस ऑफ सैंडविच हुआ, ओके। स्टेट डी में यू लेफ्ट फ्रॉम द फ्लाइट, ओके। तो ऐसे में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई बट ऑब्वियस मैम, जहां पे आपने परचेस किया वो सैंडविच वो that state C will be considered as your time of supply. ओके, फ्लाइट, लेकिन मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वही तो एक चैप्टर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कि जहां से वो सैंडविच फूड आइटम्स ऑनबोर्ड हुआ था, दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज स्टेट ए विल बी कंसिडर एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, मैं अभी बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो जहां पे भी आपको ऐसे लगता है कि ये वाला एग्जाम्पल हमें देखना है, ये वाला एग्जाम्पल हमें समझना है, तो ऐसे वाले केस में या फिर आपको लिखना है तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और वो आपके नोटबुक में आप उतार सकते हो, या फिर आप वीडियो स्टॉप करके भी आप कर सकते हो। ओके, चलो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट वाला? सर्विसेज इन रिलेशन टू। अभी दिख रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग अकोमोडेशन इन अ होटल, बोट और वेसल। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या आता है? टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? आर्किटेक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? आर्किटेक्चर सर्विस हो सकती है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, सर्वेयर हो सकता है, स्टेट एजेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मेरा प्रॉपर्टी है लेकिन वहां पे मैंने क्या किया? कार पार्किंग के लिए कार पार्किंग का बिजनेस मैंने आपको अलाउड किया,
आप वहां पे कार पार्किंग करें, राइट टू यूज हुआ। जो एरोप्लेन का ये होता है, क्या बोलते हैं अपन, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, बट गवर्नमेंट वो क्या करती है, जो प्लेसेस होता है, जो जहां पे वो अपना प्लेन रुकता है, वो प्लेस रेंट पे देती है। ओके एक ही एयरपोर्ट पर इतने सारे कंपनीज के एयरलाइन कैसे सर्विसेज चलती है, तो जस्ट बिकॉज उनके एलोकेटेड नहीं, तो वो किधर भी अगर प्लेन लगाने लगे तो रोज का क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम, ये सब कुछ हो जाएगा ना। ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज स्पेसिफिक प्लेस जो होता है वो गवर्नमेंट ने अपने अपने एयरलाइंस को अलॉट किया हुआ रहता है। तो राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी, दैट एयरलाइन का प्रॉपर्टी अपन यूज कर, वो एयरलाइन एजेंसी यूज करता है, दैट इज राइट टू यूज। ओके सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, बाय होटल हो सकता है, इन हो सकता है, गेस्ट हाउस, होम स्टे होते हैं आजकल। अगर आप देखोगे तो बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर आप देखोगे तो कौन सा, कोकन वाला, कोकन वाले एरिया में क्या होता है, बहुत सारे जगह पे होम स्टे अलाउ है। ओके उसके बाद में क्लब, उसके बाद में ये क्या है, कैंप साइट, कैंप साइट मतलब कैंप डालकर वो जो कुछ भी एक्टिविटीज कराते हैं, दैट इज कैंप साइट। हाउस बोट, हाउस बोट वो कहाँ पे, कश्मीर वगैरह में मिलता है, केरला में मिलता है। ओके वेसल, वेसल तो आपको पता है। ओके क्रूज वगैरह, क्रूज तो आपको पता ही होगा। ओके सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर्विसेज एंसिलरी मतलब जो सारी सर्विसेज जो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में देते हैं, इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई मैम क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इजी है। सबसे पहले लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और द वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कुछ भी लोकेशन होगा, दैट लोकेशन विल बी कंसिडर एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके मैम एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। वाईबी मैम पुणे में रहती है, उनका सीए का प्रैक्टिस है, जो सर्विस देगी किसको, क्लाइंट रजिस्टर इन दिल्ली को देगी, और उसमें होटल वैल्यूएशन, क्या वो क्लाइंट ने क्या किया है, होटल वैल्यूएशन कराने को, उसकी होटल की चेन हो सकती है, उसने होटल वैल्यूएशन कराने को बोला हुआ है, किसका, गोवा का, गोवा वाला होटल को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा होगा। इवन दो आपने सर्विस किसको दी, दिल्ली के रजिस्टर क्लाइंट को दी, बट दैट होटल का वैल्यूएशन कहाँ पे था, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे था मैम, वो गोवा में था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या आएगा आपका, गोवा आ जाएगा। ओके मैम आया ध्यान में। ओके और एक एग्जांपल लेते हैं, वाईबी मैम इन पुणे, उन्होंने क्या किया है, ऑडिट सर्विस दी है किसको, क्लाइंट इन दिल्ली रजिस्टर। ओके ऑडिट सर्विस दी किसको है, आपके क्लाइंट इन रजिस्टर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, ऑडिट सर्विस के रिगार्डिंग आपका आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और वाईबी मैम तो पुणे में है, ये रजिस्टर दिल्ली में है, तो आईजीएसटी लगेगा। ओके बट अगर मैम ने क्या किया, वाईबी मैम ने क्या किया, ये सर्विस देते वक्त दिल्ली में स्टे किया होटल में, दिल्ली में स्टे किया होटल में। ओके मतलब क्या हुआ, होटल वालों ने सर्विस दी वाईबी मैम को। ओके होटल वालों ने सर्विस दी वाईबी मैम को, कुछ भी रहने का, खाने का, वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सब 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 दे दिया। ओके तो ऐसे वाले केस में लोकेशन क्या होगा, दिल्ली होगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। ओके मैम कैसे, क्या, क्योंकि वो क्या करता है, जो जहाँ पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वैल्यू भी उसकी वही स्टेट का लगेगा। ओके यस मैम आया ध्यान में। अभी और एक उसमें नया वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हयात का होटल बुकिंग किया है, मैंने हयात का होटल बुकिंग किया है, मुझे वेकेशन पे जाना है। ओके मैंने क्या किया, 3 दिन दिल्ली का स्टे बुक किया और मुंबई का 2 डेज का स्टे बुक किया, और हयात का ही किया। ओके मैंने हयात के वेबसाइट पर जाकर इतने बुकिंग्स कर दी। अभी इन सब स्टे का मुझे 2 लाख प्लस जीएसटी लगा। ओके तो ऐसे में मैम क्या करेंगे, कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 3 दिन मैं दिल्ली में रह रही हूँ और 2 दिन मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जैसे अगर मेरा दिल्ली का स्टे है, एक सेकेंड मैं लिखती हूँ यहाँ पे,
दिल्ली के स्टेट को लगेगा 2 लाख इंटू कितने दिन, 3 दिन, 3 दिन रही 5 दिन के इसमें से, टोटल 5 डेज में से 3 दिन रही, तो 2 लाख इंटू 3/5 आएगा और CGST SGST लगेगा। और यहाँ पे मुंबई वाले केस में क्या लगेगा, 2 लाख इंटू 2/5। ओके, यस मैम, आया ध्यान में। चलो किधर था, ओके, एक्सेप्ट ये हमने देखा लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और वेसल लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। ओके, एक्सेप्शन क्या है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज बोट वेसल जो कुछ भी होगा लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। बिकॉज आउटसाइड हुआ तो क्या हो जाता है, ये हमने कौन सा ये दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ, तो एक्सपोर्ट के केस में क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे आ जाएगा, रिस्पेक्टिव ईच स्टेट में वो या फिर ईच यूटी में उसका वैल्यू डिवाइड होगा, प्रपोर्शनेट बेसिस पे आएगा, यही तो लिखा था मैम। ओके, चलो नेक्स्ट, सर्विसेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, रेस्टोरेंट, लेट्स टेक, पहले अपन पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी और हेल्थ, ये सर्विसेज अगर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है तो वहां पे जहां पे परफॉर्म किया गया, क्या बोल रही हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दो, जहां पे वो सर्विस परफॉर्म किया गया वो सर्विस होगा, वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, लोकेशन वेयर सप्लाई इज एक्चुअली परफॉर्म। मतलब जैसे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा यस मैडम का, सपोज मैंने बुकिंग कराया है मुंबई का और वो परफॉर्म करने के लिए पुणे में आ रही है। ओके, यस मैडम वाला मुंबई वाला कोई तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने पुणे में उसको बुलाया, तो यस मैडम पता है ना आपको यस मैडम पता है ना आपको, यस मैडम क्या होता है, एक सैलून सर्विस है। ओके, हाँ, तो वो अगर पुणे में सैलून का वो जो हेयर स्टाइलिस्ट थे, हेयर ड्रेसेस थे, जो कुछ भी आप बोलोगे, वो आकर मुझे पुणे में सर्विस दी, तो उन्होंने परफॉर्म कहाँ पे किया, पुणे में आकर किया। दैट्स वाई पुणे वाला जो लोकेशन होता है, दैट लोकेशन विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैडम, मैम क्या एग्जाम्पल ले रहे हो। ओके, चलो let's take a next concept, training and performance appraisal services. Place of supply in this case depend on whether the supply is B2B or B2C. मतलब मैम अभी तो आपने बोला ना परफॉर्म जहाँ पे होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे B2B ट्रेनिंग वाला है। लेट्स कौन सा वाला, अगर B2B है where recipient of service is register location of such a person, B2C है where recipient of service is unregistered location where the service is actually performed। मतलब क्या मैम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ट्रेनिंग सेंटर है मेरा पुणे में, मतलब मेरा पुणे वाला ऑफिस। ओके, अब ये वाला मेरा रियल एग्जांपल है, मैंने क्या किया, टाटा मोटर कोयम्बतूर को TDS का ट्रेनिंग दिया था। टाटा मोटर कोयम्बतूर ने 20 एम्प्लॉयज को भेजा, कहाँ पे, पुणे ऑफिस में मेरे भेजा और बोला कि 2 डेज का आप TDS का ट्रेनिंग करके लो। ओके, मतलब लेकिन मुझे बताओ मेरी सर्विस, मुझे बताओ ये टाटा मोटर, बट ऑब्वियस है टाटा मोटर है वो रजिस्टर ही होगा, इतना तो लॉजिक लगाओ। ओके, अगर ये रजिस्टर है तो मेरी सर्विस किसने ली है, मुझे एक्चुअल में आंसर बताओ। क्या मेरी सर्विस वो 20 एम्प्लॉयज ने ली? नहीं मैम, 20 एम्प्लॉयज को किसने भेजा था, टाटा मोटर ने भेजा था। तो टाटा मोटर ने क्या किया है, टाटा मोटर ने मेरी सर्विस ली, मेरी सर्विस वो 20 एम्प्लॉयज ने नहीं ली, वो तो बळजबरी आ गए थे। तो ऐसे वाले केस में हु इज टेकिंग सर्विस, रजिस्टर्ड टाटा मोटर। ओके, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोयम्बतूर, तमिलनाडु। ओके, और फिर इसके वजह से क्या लगेगा, IGST लगेगा, बिकॉज मैम तो महाराष्ट्र की है और सर्विस का किसको दे रही है, रजिस्टर पर्सन, कहाँ पे रजिस्टर है, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। ओके, दैट्स व्हाई IGST विल बी एप्लीकेबल। लेट्स टेक एन, अगर टाटा मोटर अनरजिस्टर होता तो
अनरजिस्टर होता तो जो 20 एम्प्लॉयज को पुणे में अगर भेजा है तो दैट पुणे प्लेस विल बी कंसिडर, मतलब पुणे टू पुणे सर्विस दी और CGST SGST लगता। इतना सिंपल है, समझा? ओके मैम, आया ध्यान में मैम। चलो नेक्स्ट, अभी और एक एग्जांपल देती हूँ। हनी सिंह रजिस्टर पर्सन है, यस मैम। बुक माई शो रजिस्टर एक्चुअल में मुंबई में, ओके मैम। लेकिन हनी सिंह को क्या बोला गया, बुक माई शो ने क्या बोला कि आप एक दिन 31 मार्च को गोवा में परफॉर्म करो और 4 अप्रैल, अभी आने वाला जो 4 अप्रैल है वहां पे पुणे में परफॉर्म करना, ओके। ऐसा बोला तो गया, बट हनी सिंह भी रजिस्टर है, बुक माई शो भी रजिस्टर है, लेकिन ये गाने का प्रोग्राम है जहाँ पे टिकट्स लोग लेकर आते हैं। ऐसे वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मैम? रजिस्टर है मुंबई में तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई होगा। आप गाना गाओ, नाचो, कुछ भी करो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई होगा, ओके। ओके मैम, आया मैम ध्यान में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। अभी मुझे अगर आपने बोला कि मैम लेकिन जो सर्विस ले रहे हैं वो तो B2C है, कौन सी B2C की बात कर रहे हो? कौन से B2C? मतलब हनी सिंह का ऑडियंस, हनी सिंह का ऑडियंस नहीं बच्चों। यहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन? बुक माई शो ने हनी सिंह को क्या बोला? हनी सिंह के साथ ट्रांजैक्शन किया ना। और हाँ, बुक माई शो दूसरा ट्रांजैक्शन किसके साथ करती है? पब्लिक के साथ। पब्लिक को बोलती है कि हनी सिंह आने वाला है, हमारे टिकट ले लो। तो जो पब्लिक के साथ बोलती है उसको बोलते हैं B2C वाला। B2C मतलब बुक माई शो टू कस्टमर। लेकिन ये सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ, बट फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसके बीच में? हनी सिंह और बुक माई शो, हनी सिंह और बुक माई शो। दैट्स वाई ये जो पहला ट्रांजैक्शन है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम देख रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने ऐसा कुछ तो उल्टा बोला है, बिकॉज आप हमेशा आपके नजरिए से देखते हो। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी हम GST पढ़ेंगे हम एक रजिस्टर पर्सन के हिसाब से सोचेंगे, ओके। यस मैम, आया ध्यान में। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट और एंसिलरी सर्विस और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच ए इवेंट। देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ओके। रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, if recipient is registered then location of recipient, और recipient is unregistered, अगर unregistered है location where the event held। जैसे बुक माई शो का उल्टा एग्जाम्पल लिया हमने। कैसे? अगर मैंने सर्विस दी, कौन सी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट किया। बुक माई शो क्या करता है? इवेंट ऑर्गेनाइज करता है ना। अभी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे तो हनी सिंह आ रहा है, कहीं पे तो दलजीत आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स, सुनीति चौहान का हो रहा है, कहाँ पे तो ये कॉमेडी शो परफॉर्म हो रहे हैं। ये सारे जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज जब बुक माई शो करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ये कौन सा बात कर रहा है? अपना सेकेंड ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ओके। ये वाला कौन सा बात कर रहा था? हनी सिंह और इसका, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी आया ध्यान में? ओके मैम। अभी ऐसे वाले केस में अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड मतलब मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे नहीं रहे, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, हाँ, तो आपके जैसे लोग अगर जा रहे, लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड, अगर पुणे में आप आ रहे हो तो क्या आएगा? पूना लोकेशन। पुणे से आप पुणे में वो अगर इवेंट हो रहा है तो पूना लोकेशन। लेकिन रेसिपिएंट अगर रजिस्टर है, जैसे सपोज मैंने क्या किया, मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स ये किए हैं, उनको मैंने क्या बोला कि हनी सिंह के इवेंट्स की टिकट्स ये करती हूँ, और मैंने मेरे नाम पे इवेंट का बुकिंग किया। आई एम द रजिस्टर पर्सन, यस मैम। तो रजिस्टर पर्सन होने की वजह से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके। आया ध्यान में? यस मैम। मैम आप कब दे रहे हो ऐसा वाला पार्टी? पहले पढ़ाई करो। चलो हो गया। हनी सिंह, ओके। ये क्या हुआ? हाँ, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट किया था क्या मैंने? ओके चलो नेक्स्ट,
वही अनरजिस्टर्ड एबीसी मुंबई, इन्होंने शो इवेंट किया है। कौन सा? गोवा में शो है, एक देहरादून में शो है। मुंबई हनी सिंह का सर्विस लिया हुआ है, हनी सिंह का सर्विस लिया हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गोवा का शो, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा। देहरादून का शो होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज देहरादून। ओके, यस मैम। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, एग्जाम्पल नहीं है ये। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो अभी यहाँ पे देखो, मेरा डायग्राम पहले देखो। सप्लायर, ए सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? गोवा में सिचुएटेड है। और उसने कहाँ पे सेल किया हुआ है? रेसिपिएंट ऑफ गुड्स दैट इज अ बी हु इज लोकेटेड एट कर्नाटका। ओके, लेकिन अभी गोवा से कर्नाटका में कैसे जा रहा है माल? माल जा रहा है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तौर पे। ओके, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन सी लगाई है हमने? पुणे वाली गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी लगाई हुई है। माल गोवा का है, जा रहा कर्नाटका है, जीटीएस सर्विस पुणे की है। ऐसा हो सकता है, बट ऑब्वियस बच्चों, बिकॉज जहाँ पे मैं बोलती हूँ इंडिया इतना भी बड़ा नहीं है कि किधर भी बिजनेस अपन किधर भी कर सकते ना। इट्स डिपेंड अपॉन हमने बिजनेस कैसे किया। तो ये वाले सिचुएशन रियल लाइफ में आते हैं। तुम ऐसे समझ रहे होगे कि कुछ भी पागल जैसे ऐसे कैसे किया उसने, तो ऐसा भी हो सकता है। बड़ा ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगा, जहाँ पे गोवा में वैसा वाला ट्रांसपोर्ट एजेंसी उनको नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने पूना वाला परचेस किया, या फिर वहां पे सस्ता मिल रहा होगा पुणे से, हु नोस। तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी पुणे की हो गई। ओके, तो ऐसे में मुझे बोलो, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट किया है बी को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मैम जहाँ पे वो टर्मिनेट हो रही गुड्स, कर्नाटका। अरे बच्चों, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस आपको ध्यान से सुनना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए रेगुलर बैच भी करना होता है। देखो, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने सर्विस किसको दी है? मैम सर्विस रेसिपिएंट को दी है ना वहां पे। ऐसे थोड़ी ना है, रेसिपिएंट ने थोड़ी ना बुक किया है, बुक तो इन्होंने किया है, ए ने। मतलब जिन्होंने गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पैसे दिए हैं, जिन्होंने गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सर्विस दी है, दैट party will be considered as a recipient. One who pays the freight is the recipient of GTS service. Okay, is the recipient of GTS service. अगर कर्नाटका वालों ने पे किया है तो कर्नाटका का क्या आएगा? अगर बी मतलब क्या? कर्नाटका। बी इज रेसिपिएंट एंड इज रजिस्टर्ड, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज कर्नाटका। ओके, अगर बी इज रेसिपिएंट एंड इज अनरजिस्टर्ड, मैं क्या बोल रही हूँ? बी इज रेसिपिएंट बट ही इज अनरजिस्टर्ड, तो देन माल कहाँ छोड़ा? माल कहाँ छोड़ा? सॉरी, माल कहाँ से चढ़ाया? मैम माल देखकर आप भी ऐसे पागलों जैसे हो रहे हो। नहीं, बी इज अ रेसिपिएंट वेयर एंड इज अनरजिस्टर्ड, देन माल कहाँ से चढ़ाया गया? तो माल चढ़ाया गया मैम गोवा से, तो गोवा विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। गोवा विल बी कंसिडर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, गोवा विल बी कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई। आया ध्यान में, ये इतने ही इम्पॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट वाला भी इम्पॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे मैंने तो लिया नहीं है, बट मैं फटाफट से आपको बोल देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट, जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट कैसे कहाँ पे होता है ब्रॉडकास्ट? टीवीज पे ब्रॉडकास्ट होता है। ओके, ट्रेन पे भी देखो एडवर्टाइजमेंट चिपकाया जाता है, लेकिन वो ट्रेन मैम कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ खत्म हुई है? ओके, तो जहां पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुई, जिस स्टेट में डिस्प्ले हुई, वो सारे स्टेट को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट का जीएसटी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ओके, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुई, कौन से रेडियो चैनल्स पे? कहीं अगर एडवर्टाइजमेंट अगर दिल्ली में एडवर्टाइज हुई, कहीं पे मुंबई में हुई, अगर किसी का साउथ इंडिया में हुआ, तो जहां पे ब्रॉडकास्ट हुआ है वो सारा प्लेस ऑफ बिजनेस में माना जाएगा।
ओके आया ध्यान में? आई होप सो ये वाला एग्जाम, ये वाला रिवीजन लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा या फिर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, या फिर मेरे जो कम्युनिकेशन चैनल्स है जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह है जहाँ पे मेरे, या फिर आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मेरा रिवीजन लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आपको इन डेप्थ भी जानना है तो मेरा 45 डेज का ही बैच है जिसका प्राइस 999 है। आप कभी भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, तो प्लीज आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, रिवीजन 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 और रिटन रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। मैं कितना भी पढ़ाऊँ, मैं कितना भी गला फाड़ फाड़ के ये करूँ, बट अल्टीमेटली आपको रिवाइज करना है। सो सी यू इन द क्लासरूम फॉर GST टुमारो।